हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय क्लास। ये है कक्षा 10 का पेपर हिंदी का। कुछ पेपर इस तरह से ही आएगा। देख लेते हैं इस पेपर को। ये कुछ नियम हैं जो आपको पढ़ने होंगे पेपर देने से पहले। और शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। कुछ निर्देश यहाँ पर हैं, इनको भी पढ़ लेंगे कि इस प्रश्न पत्र में कुल 17 प्रश्न हैं और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। उसके बाद देख लेते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न में से सबसे पहले एक पंद्यांश लिखा हुआ आएगा। वो कोई भी पंद्यांश हो सकता है, अपठित पंद्यांश होता है। कभी आपने वो पढ़ा भी हो, वो बात अलग है। जैसे कि ये पंद्यांश दिया हुआ और लिखा हुआ है, निम्नलिखित पंद्यांशों में से किसी एक पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस पंद्यांश से और 5 क्वेश्चन एक एक नंबर के होंगे। तो ये कविता है, देख लेते हैं। सूरज के ताप में कहीं कोई कमी नहीं, न चंद्रमा की ठंडक में, लेकिन हवा और पानी में ज़रूर कुछ ऐसा हुआ है कि दुनिया में करुणा की कमी पड़ गई है। तो इस तरीके से ये कविता है और उसके बाद में क्वेश्चन आंसर है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, दुनिया में करुणा की कमी पड़ गई है, पंक्ति का आशय है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो सबसे सटीक ऑप्शन लगेगा आप वो आंसर दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर सबसे सटीक आंसर है, लोगों में संवेदना जो है वो समाप्त हो गई है। नेक्स्ट है, जैसे कि करुणा की बर्फ़ पिघल नहीं रही, पंक्ति में बर्फ़ पिघल नहीं रही का क्या अभिप्राय है। तो यहाँ पे सबसे सटीक उत्तर है, लोग दूसरों के दुखों से द्रवीभूत नहीं हो रहे हैं। मतलब दूसरों को दुखी देखकर भी उनका मन परेशान नहीं हो रहा है। तीसरा क्वेश्चन है, दूसरों के दुख दर्द के प्रति सहानुभूति दिखाने वाले लोग नहीं हैं, इस भाव को व्यक्त करने वाली पंक्ति है। कैसी कौन सी लाइन है जो ये कह रही है। कहीं पानी का कोई ऐसा पारदर्शी टुकड़ा नहीं। तो इनमें से कोई भी एक सटीक लाइन है जो इसका आंसर है। देख, आपको जो सही लगे उसके अकॉर्डिंग आप करेंगे। अब देख लेते हैं, ये 2 क्वेश्चन और हैं इसके बाद में, कि सूरज के ताप में कहीं कोई कमी नहीं, न चंद्रमा की ठंडक में, पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं। और उसके बाद में लास्ट वाला क्वेश्चन है कि इस समय समस्त विश्व को आवश्यकता है किसकी। करुणा की आवश्यकता है, क्योंकि संसार जो है बहुत निर्दयी लग रहा है कवि को, कि संसार बहुत निर्दयी हो गया है। तो वो कह रहा है कि करुणा की आवश्यकता है कहीं ना कहीं। तो अथवा लगा हुआ है। 2 कविताएं, आपको जो भी पंद्यांश अच्छा लगे, जो पंक्तियां अच्छी लगें या आपको लगे कि हम इनसे ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, तो उन्हीं पंक्तियों में से आप क्वेश्चनों को करेंगे। ये दरवाजे से बाहर जाने से पहले अपने जूतों के तस्मे बांधने के लिए मैं झुकता हूँ। तस्मे कहते हैं फीतों को, जो जूतों के फीते होते हैं। रोटी का कोर तोड़ने और खाने के लिए झुकता हूँ अपनी थाली पर। कोर कहते हैं रोटी का टुकड़ा तोड़ना, जो एक बार में खा लेते हैं उसको कह देते हैं कोर। जेब से अचानक गिर गई कलम या सिक्के को उठाने को झुकता हूँ। और उसके बाद में कुछ उसमें से क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। हर बार पंद्यांश अलग ही आता है पेपर में, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको सबसे सटीक लगे उनका आंसर देंगे। ये जो क्वेश्चन होगा ये आपका 5 मार्क्स का होगा पहला। अब उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमेशा गंधांश होगा। निम्नलिखित गंधांश को पढ़कर उस पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनिए। ये भी 5 मार्क्स का है और इसमें भी ऐसे है, देखिए कुछ पंक्तियाँ दी हुई हैं और उन पंक्तियों के बाद में उससे 5 क्वेश्चन होंगे और उनका आंसर इन्हीं में छिपा होता है। जब आप इन लाइनों को अच्छे से पढ़ेंगे तो इनको कर पाएंगे। यहाँ पर आराम से देख सकते हैं। गंधांश में यहाँ पर आपको चॉइस नहीं मिली है, लेकिन ठीक है। अब यहाँ तक आपके 10 नंबर हो गए। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपकी व्याकरण से है।
क्वेश्चन नंबर 3 है, रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित निम्नलिखित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर निर्देश अनुसार दीजिए। ठीक है, 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं और आपसे 4 करने को कहा है। आप क्या करेंगे, एग्जाम में 5 के 5 ही करेंगे, क्योंकि आपके जो भी 4 क्वेश्चन सही होंगे उन पर आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अब देख लेते हैं, जो झूठ बोलते हैं उनका कोई सम्मान नहीं करता, इसे सरल वाक्य में रूपांतरित करने पर वाक्य बनेगा। तो सरल वाक्य में बनाना है ये, तो मैंने यहाँ पर निशान लगाया हुआ है, झूठ बोलने वालों का कोई सम्मान नहीं करता, ये इसका सरल वाक्य हो जाएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, थैला उठाकर बच्चा विद्यालय की ओर निकल पड़ा, इसे संयुक्त वाक्य में बदलने पर होगा। इसे संयुक्त वाक्य पर बदलना है। तो बच्चे ने थैला उठाया और विद्यालय की ओर निकल पड़ा, तो और से जुड़ गए हैं ये दोनों वाक्य, तो ये संयुक्त वाक्य है आपका। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, पिताजी थककर सोए हैं, इसका मिश्र वाक्य बनेगा। तो मिश्र वाक्य बनाना है। मिश्र वाक्य में क्या होता है, एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है। तो इसमें ये सी सही है इसका, थर्ड का, क्योंकि पिताजी थक गए हैं इसलिए सोए हैं। क्यों सोए हैं पिताजी, क्योंकि वो थक गए हैं। तो एक वाक्य जो है वो दूसरे वाक्य पर आश्रित है। अब इसके बाद में देख लेते हैं 4, निम्नलिखित वाक्यों में सरल वाक्य पहचान कर नीचे दिए गए सबसे सही विकल्प को चुनकर लिखिए। तो सबसे सही विकल्प जो हैं कै और घ हैं इसमें, क्योंकि सरल वाक्य इसमें 2 हैं। कै भी इसमें सरल वाक्य है और घ भी। कै है, रास्ते और भी संकरे होते जा रहे हैं, यानी छोटे होते जा रहे हैं रास्ते। और देख लेते हैं घ, मीठी झिड़कियाँ देकर उसने गाय को भगा दिया। तो ये दोनों क्या हैं, ये दोनों सरल वाक्य हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, स्तंभ 1 और स्तंभ 2 को या स्तंभ फर्स्ट और सेकंड को सम्मिलित करके उचित विकल्प चुनकर लिखिए। सरल वाक्य को देखना है कि सबसे पहले सरल वाक्य कौन सा है। तो सरल वाक्य है यहाँ पर ब, नौकरी करने पर तनख्वाह तो लेगी ही, नौकरी करने पर तनख्वाह तो लेगी ही। उसके बाद देख लेते हैं मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य है ये स वाला, वह किताब खो गई जो आपने दी थी। ठीक है, मिश्र वाक्य है। तो किताब कौन सी खो गई है, जो आपने दी थी। इस पॉइंट को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखेंगे कि एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित है। वह किताब खो गई, अब भाई कौन सी किताब खो गई, जो आपने दी थी। अब देख लेते हैं संयुक्त वाक्य। तो संयुक्त वाक्य में या तो पढ़ाई कर लो या टीवी ही देख लो। तो 2 वाक्य हो गए अलग अलग, या तो पढ़ाई कर लो या टीवी ही देख लो। तो यहाँ पर आपका बी सही होगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 3 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए वाक्य से जुड़ा हुआ था, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। इन वाक्यों को अच्छी तरह से जरूर पढ़ लेंगे। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ये है वाच्य पर। अब वाच्य भी जान लेते हैं, क्योंकि ग्रामर हमारी बहुत ज़रूरी है हिंदी के पेपर में। वाच्य पर आधारित निम्नलिखित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर दीजिए। यहाँ भी आपको वही काम करना है, 5 के 5 करने, क्योंकि जो आपके सही 4 होंगे उन पर आपको मार्क्स मिल जाएंगे। देख लेते हैं पहला, निम्नलिखित में कर्म वाच्य का उदाहरण है। तो कर्म वाच्य में रवि द्वारा नाटक में भाग लिया गया। तो ये द्वारा सब जो लगाया गया है ये कर्म वाच्य है। ये ऊपर देखिए ने का चिन्ह है, रवि ने, तो ये कर्तृवाच्य है। अब देख लेते हैं 4 का सेकंड, मोहम्मद रफ़ी द्वारा यह गीत गाया गया, इसे कर्तृवाच्य में बदलने पर होगा। क्योंकि ये कर्मवाच्य का सेंटेंस है, तो आप लिखेंगे मोहम्मद रफ़ी ने, क्योंकि कर्ता के बाद में तुरंत ने का चिन्ह आएगा। मोहम्मद रफ़ी ने यह गीत गाया, तो यह इसका कर्तृवाच्य हो जाएगा। अब देख लेते हैं थर्ड वाला, निम्नलिखित वाक्यों में भाववाच्य का वाक्य है। भाववाच्य, राम से आया नहीं जाता। तो यहाँ पर राम की विवस्था प्रकट हो रही है, तो ये भाव है, तो इसलिए कौन सा वाच्य हो जाएगा, भाववाच्य। राम से आया नहीं जाता, उनसे चला नहीं जाता, मुझसे बैठा नहीं जाता।
तुमसे पढ़ा नहीं जाता। तो ये कौन से वाक्य हैं? हमारे भाव वाच्य के वाक्य हैं। अब देख लेते हैं आगे इसका 4। मैं यह भाषा नहीं पढ़ सकूंगा वाक्य को कर्म वाच्य में बदलने पर होगा। तो मेरे द्वारा यह भाषा पढ़ी जा सकेगी नहीं, क्योंकि ये सेंटेंस है मैं यह भाषा नहीं पढ़ सकूंगा, तो मुझसे ये भाषा नहीं पढ़ी जा सकेगी, ये सही रहेगा। क्योंकि देखिए नहीं ज़रूर आना है, क्योंकि सेंटेंस वैसे चेंज नहीं करना हमको। अब देख लेते हैं 5 वाला। स्तंभ फर्स्ट और स्तंभ सेकंड को सुमेलित करके सही विकल्प चुनकर लिखिए। कर्तव्यवाच्य कौन सा है? चलो यहाँ से चलें। कर्मवाच्य पुलिस द्वारा चोर पकड़ा गया। भाववाच्य पक्षियों से उड़ा जाता है। ठीक है, ये भाववाच्य है, पक्षियों से उड़ा जाता है। तो वाच्य भी हो गए और वाक्य भी हो गए। अब देख लेते हैं हम पद परिचय ग्रामर में। पद परिचय में पद परिचय पर आधारित निम्नलिखित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर चुनकर लिखिए। यहाँ भी आपको वही तरीका अपनाना है। जल्दी से जाकर दुकान से दूध ले आओ। तो हमको केवल अंडरलाइन वाला शब्द देखना है। दुकान, दुकान क्या है तो पता तो है नहीं कि कौन सी दुकान है, किसकी दुकान है, नेम वगैरह नहीं है दुकान का, तो ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। दुकान कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। कितनी दुकान है? एक, तो कौन सा वचन है? एक वचन। तो दुकान से दूध लाना है तो कौन सा कारक हो जाएगा? अपादान कारक, क्योंकि दुकान से घर से निकल गए हैं, घर से निकलना है, दुकान तक जाना है और दुकान से फिर आना है। तो जब कहीं से दूर हो जाते हैं तो वहाँ कौन सा कारक होता है? अपादान कारक होता है। देखिए बस यहाँ पर ये भी जो साधन का यूज होता है वहाँ पर भी से का चिन्ह आता है कि कोई साधन हो। जैसे वह चाकू से काटता है तो चाकू से काट रहा है, ठीक है। वह किताब से पढ़ता है, ठीक है। और वैसे दुकान भी यहाँ पे साधन भी प्रतीत हो रही है, लेकिन यहाँ पर सी वाला ठीक है। अब देखते हैं शाम को हम चलेंगे। वाक्य में रेखांकित पद का परिचय होगा, ठीक है। तो रेखांकित पद कौन सा है? चलेंगे। तो क्या चलेंगे ऐसे नहीं निकाल सकते, तो कौन चलेंगे ऐसे निकाल सकते हैं। तो जिन्हें कौन चलेंगे निकाल सकते हैं वो होती है अकर्मक क्रिया, और क्या चलेंगे निकाल सकते हैं अगर हम, तो होती सकर्मक क्रिया। तो यहाँ पर अकर्मक क्रिया है चलेंगे, इसलिए भविष्यत काल है और पुल्लिंग है और बहुवचन है क्योंकि हम आ रहा है, और कर्तव्यवाच्य है। तो ये पहले वाला ही ठीक है। अकर्मक क्रिया है, भविष्यत काल है, पुल्लिंग है, बहुवचन है और कर्तव्यवाच्य है। अब देख लीजिए जी थर्ड वाला। किस व्यक्ति से मिलना है? वाक्य में रेखांकित पद का परिचय है, ठीक है। तो ये कैसा है? किस व्यक्ति से, तो ये हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण, पुल्लिंग है, ये एक वचन है और व्यक्ति विशेष है, तो इसका डी सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं 4 वाला। लड़की के साथ 2 और लोग आने वाले हैं, तो के साथ लगा हुआ, के साथ, तो यहाँ पे हो जाएगा संबंध बोधक अव्यय, लोगों का संबंध लड़की से बताने वाला। अब स्तंभ 1 और स्तंभ 2 को ठीक क्रम में सम्मिलित कीजिए। अरे तुम कब आए? तो ये कैसा वाक्य है? अचरज सूचक विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक है, आश्चर्य सूचक भी कह सकते हैं और अचरज सूचक भी कह सकते हैं। सावधान, आगे सड़क पर गड्ढा है, तो ये कैसा है? ये है चेतावनी सूचक विस्मयादिबोधक है, ये भी विस्मयादिबोधक, लेकिन कैसा है? चेतावनी सूचक। छी, कैसी बदबू है, तो छी है घृणा सूचक विस्मयादिबोधक। देखिए अब यहाँ पर हमारे क्या क्या हो चुके हैं? पद परिचय हो गया है, वाच्य हो गए हैं, वाक्य हो गए हैं, और अब हमारा ग्रामर में क्या रह गया? ग्रामर में रह गया अलंकार। 10th वालों को ये चारों चीज़ें करनी है, वाक्य करने हैं, वाच्य करने हैं, पद परिचय करना है और अलंकार करने हैं।
अब देख लेते हैं अलंकार। अलंकार आधारित निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 के लिए उचित विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, तो यहाँ भी आपको वही तरीका अपनाना जो मैंने आपको बताया, 5 के 5 ही करने हैं। कुछ पंक्तियाँ हैं, पहले इन्हें पढ़ लेते हैं। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। कि जैसे महाराणा प्रताप ने सोचा, इतने ही चेतक ने क्या करा, चेतक पार हो गया। तो यहाँ पर देखिए बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया गया है कि घोड़ा इतनी ज़्यादा जल्दी पहुँच गया कि बस महाराणा प्रताप ने सोचा और घोड़े ने रास्ता पार कर लिया। तो अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। इसमें डी सही है, अतिशयोक्ति अलंकार, जहाँ पर किसी भी बात का बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जा सके। जैसे एक पंक्ति मुझे और याद आ रही है, हनुमान की पूंछ में लाग न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। कि हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लगी और सारी लंका जल गई। तो ऐसा संभव है, तो इसलिए कौन सा अलंकार होगा, अतिशयोक्ति अलंकार। अब देख लेते हैं सेकंड। को घटिए ब्रस भानुजा वे हलदर के वीर। प्रस्तुत पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है। तो देखिए एक शब्द है ब्रस भानुजा, लेकिन इसके मतलब क्या ही है। ब्रस भानुजा यानी देखिए भानु जी की लड़की थी, ब्रस भानु की लड़की थी राधा जी। तो ब्रस भानुजा, अनुजा कहते हैं पुत्री को, और अनुज आ जाता है ऐसे पुत्र के लिए। तो ब्रस भानुजा यानी ब्रस भानु की पुत्री। और ब्रस भानु यानी बैल के भाई, तो बलराम के लिए भी आया है ये सब। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, यहाँ पर हो जाएगा श्लेष अलंकार। और श्लेष अलंकार का एक फेमस उदाहरण और भी है, रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। अब थर्ड वाला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किन पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार में एक पहचान है, मनु मानो जन्हु जानो, ऐसे शब्द आ जाते हैं। तो देखिए, चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पट छीन, मनहु सुर सरिता विमल जल उचरत जुग मीन। तो ये मनहु शब्द से ही पहचाना गया। कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार। मनहु मानो जनहु जानो, इस तरीके से आप पहचान सकते हैं। अब आगे देख लेते हैं इस 4 क्वेश्चन। स्तंभ 1 और स्तंभ सेकंड को उचित विकल्प से सम्मिलित कीजिए। हेम कुंभले ऊषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे। तो यहाँ पर देखिए ऊषा को नारी के रूप में चित्रित कर दिया है। तो कौन सा अलंकार हो गया है, यहाँ पर हो गया है मानवीकरण अलंकार। सेकंड लाइन देखिए, हरिमुख मानो मधुर मयंक। तो यहाँ पर मानो शब्द आ गया है। तो कौन सा अलंकार हो गया है, उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया है। पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। तो अभी बताया था मैंने आपको, तो ये श्लेष अलंकार है, बहुत फेमस है ये। रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। अब देखिए लास्ट रह गया है अलंकार का, माली आवत देख कर कलियां करें पुकार। तो यहाँ पर भी मानवीकरण अलंकार हो जाएगा, क्योंकि कलियाओं को लड़कियाँ बता दिया गया है। अगर आपको ये मेरा छोटा सा प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।